आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात SC/ST एक्ट के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहे सवर्ण तबके की, यानी कि आला तबकात जो है वो आज सड़क पर है। लेकिन क्यों? आज दरअसल भारत बंद है और इस बार भारत बदउनवानी, महंगाई, तहफ्फुज़ और इससे जुड़े हुए तमाम दूसरे मुद्दे पर नहीं, बल्कि SC/ST एक्ट को लेकर के बंद है। वही एक्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले तब्दीली की बात कही थी। इसके बाद SC/ST तबके ने हंगामा किया था। इनका कहना था कि इस एक्ट की वजह से ही वो महफूज हैं, उनके तहफ्फुज़ से जुड़ा हुआ ये एक्ट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसे पुरानी शक्ल में ही बहाल कर दिया गया। अब इससे SC/ST तबका तो खुश हो गया, लेकिन सवर्ण मुश्तइल हो गए और सरकार के खिलाफ इस वक्त सवर्ण सड़कों पर उतरे हुए हैं। और सिर्फ एक दो शहरों में नहीं, एक दो रियासतों में नहीं, बल्कि मुल्क की तमाम बड़ी और अहम रियासतों में पुराने एक्ट की मुखालिफत के साथ साथ ये लोग सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहां ये बता देना बहुत जरूरी है और यह बात ध्यान देने वाली है कि सवर्ण वही तबका है जिसे बीजेपी का रवायती वोट बैंक माना जाता है। लेकिन जब सरकार पूरे मुल्क की हो तो बात भी पूरे मुल्क की ही होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ना SC/ST तबके को नाराज कर सकती है और ना ही सवर्णों को। अब ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। वहीं बंद को OBC तबके और मुसलमानों की हिमायत मिलने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि यह अलग मामला है और इस पर हम आज बहस भी बहुत ज्यादा इसी पर फोकस करके नहीं करेंगे, बल्कि हमारा बहस का मौजू होगा कि अब सवर्ण वर्ग से सरकार के इस ताजे एपिसोड में क्या नया मोड़ आएगा। क्या सवर्ण की यह मुखालिफत 2019 में कोई नया रंग लाएगी या सरकार फिर कोई नया कार्ड खेलेगी? क्योंकि इस पूरे मामले पर अपोजिशन कुछ भी कहने से बच रहा है। सवाल वोट बैंक का भी है। कौन जानता है कि आज का यह बंद कल किसकी किस्मत खोल दे। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ा हुआ है खास पैनल। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले पूरी सूरत हाल पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद होगी इसी पर बातचीत की शुरुआत। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के खिलाफ आज भारत बंद है। बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार और मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इस बंद को मुख्तलिफ रियासतों की भी हिमायत हासिल है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से बंद को कामयाब बनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार में कुछ जगहों पर एहतजाजियों ने ट्रेन तक को रोक दिया तो आगजनी भी की गई। इस एहतजाज की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अगर सरकार इस एक्ट में संशोधन नहीं करती है तो हम इससे भी बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे। पूरा बिहार में, पूरा भारत में उग्र आंदोलन होगा। जगह जगह पत्री कवाल दिया जाएगी। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और ये SC/ST एक्ट को नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस लेना होगा। क्योंकि जो मोदी सरकार ने स्वर्णों के साथ जो अन्याय किया उसके खिलाफ बंद है। ये जो उन्होंने काला कानून SC/ST एक्ट ला के किया है उसके खिलाफ बंद है। ये स्वर्णों को आरक्षण देना होगा। देखिए, हमारी मांगे है SC/ST एक्ट में संशोधन हो और स्वर्ण समाज के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ केंद्र सरकार एक्शन ले और स्वर्ण समाज को भी SC/ST एक्ट में फंसाने का काम नहीं करे केंद्र सरकार। यही हमारी मांग है। इधर मध्य प्रदेश के सभी 35 अजला में दफा 144 नाफिज कर दी गई। सिक्योरिटी दस्तों की 34 कंपनियों और 5000 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। शाम 4 बजे तक के लिए पेट्रोल पंपों को बंद रखा गया है। ग्वालियर में ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। हालांकि रियासत के CM कहते हैं कि सवर्णों के मुतालबात पर गौर हो रहा है और किसी से भी कोई नाइंसाफी नहीं हो रही। जो सबसे पीछे और नीचे है वो सामान्य वर्ग में भी है, गरीब पिछड़े वर्ग में भी है, अनुसूचित जाति जनजाति में भी है और अल्पसंख्यकों में भी है। तो जो सबसे पीछे रह गया हो, किसी वर्ग का हो, उसको आगे लाने की कोशिश करना ये भी राजधर्म है। अब बंद की आग लगी है तो न जाने कितने इसकी जद में आएंगे। लेकिन आग को बुझाने के लिए आग का ही इस्तेमाल करने की बात भी सामने आ रही है। बिहार असेंबली के साबिक सदर उदय नारायण चौधरी का यह कहना है कि अगर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए तो तहरीक करने वाले ये लोग भाग खड़े होंगे। कि जिस दिन बहुजन जाग जाएगा उस दिन इस तरह के आरक्षण विरोधी रोड छोड़ के भाग जाएंगे, रोड छोड़ के भाग। और ये तो 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने समर्थकों द्वारा
ये करवाया जा रहा है भाजपा और जदयू के समर्थकों द्वारा करवाया जा रहा है, और इसका कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। केवल एक 2 अप्रैल के बाद तीसरी बार ये बंद कराया गया है भारत बंद इनके द्वारा। और पक्षपात लोग समझता नहीं है कि करनी सेना जब राजस्थान में न्यायालय पर जाके झंडा लगा देता है तब आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और भीम सेना का, भीम आर्मी का जो हमारा बच्चा है ये चंद्रशेखर को आप इसलिए केवल बंद करके रखे हैं कि उसके ऊपर आरोप है कि ये जातीय उन्माद पैदा कर रहा था और आज तक जेल में बंद करके रखे हैं। तो इस सब से एक मैसेज बहुत खराब जा रहा है और इससे और दलित, आदिवासी, बहुजन समाज में काफी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को SC/ST एक्ट में तब्दीली करते हुए प्रोविजन किया था कि शिकायत मिलने पर FIR से पहले जांच होनी चाहिए और जांच से पहले मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जाए। साथ ही उबूरी जमानत का भी हक दिया गया था। इसके खिलाफ 2 अप्रैल को पूरे मुल्क में SC/ST तबके ने जबरदस्त तहरीक की थी, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। कांग्रेस समेत सभी अपोजिशन पार्टियों ने मोदी सरकार पर SC/ST एक्ट को कमजोर करने का इल्जाम लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसे पुरानी शक्ल में ही बहाल कर दिया गया। अब इसकी मुखालिफत सवर्णों ने शुरू कर दी है। सवर्ण कहते हैं कि कई मर्तबा इस एक्ट का गलत फायदा उठाया जाता रहा है, इसीलिए वो सड़क पर आए हैं। अब ये सब देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक्ट मोदी सरकार के गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ना निगलते बन रही है और ना ही उगलती, क्योंकि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक तरफ इसी साल कई रियासतों में असेंबली इलेक्शन है तो अगले साल आम इंतखाबात भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अंदाजा लगाइए कि हर तबके को अपना वोट बैंक समझने वाली जो सियासी पार्टियां हैं, सवर्णों के इस एहतजाज पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं नजर आ रहा है। सवाल यह भी है कि सवर्णों की बात कौन करेगा। और आज जो सवर्ण इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, बरसरे इक्तदार पार्टी ये कह रही है कि ये सियासत से मुतासिर है और इसके पीछे दरअसल सियासी जो पार्टियां हैं वो हैं और उसको बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी जा रही। लेकिन जो दूसरी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो भी इस पूरे मामले पर बचती हुई नजर आ रही हैं, कोई अपना मौकिफ तक रखने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें इस पूरे मामले को तो एक तरफ दलित वोट बैंक का कुआं है तो दूसरी तरफ सवर्णों की खाई भी है। तो कोई भी एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई के बीच में ही फंसा हुआ है, साफ तौर पर अपनी बात रख नहीं रहा। लेकिन सवर्णों की बात कौन करेगा। इन सब के साथ साथ यह भी सवाल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि क्या इसका असर इलेक्शन पर पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो सवर्णों का वोट किसके पाली में जाएगा। ये अहम सवालात हैं और तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बीजेपी के लीडर अशोक ठाकुर साहब मौजूद हैं, तो वहीं हमारे साथ एलजेपी के स्पोक्स पर्सन AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं और दलित थिंकर प्रोफेसर देवराज सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और अशोक ठाकुर जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, 2 अप्रैल को हमने देखा भारत बंद। इससे पहले जब 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ तो जो SC/ST तबका था वो सड़कों पर था, तकरीबन 12 लोग मारे गए। और आज अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में सवर्ण तबका सड़कों पर है, भारत बंद बुलाया गया है। ये जो आपस में जातें लड़ रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ नफरत का जो माहौल देखने को मिल रहा है, हिंदुत्व के एजेंडे पर तो बड़ी चोट है। कैसे आप करेंगे अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रख करके 2019 के नैया पार। देखिए साउद साहब, अगर हम इस पूरे मामले को ध्यान से देखें या जो भी परिस्थितियां बन रही हैं आज के समय में, तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है और बहुत गहराई से इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं, जो मेरा अनुभव है, कि कहीं ना कहीं पिछले वर्षों से जिस तरह से कुछ लोग अनेक अलग अलग जातियों की मैं बात कर रहा हूं, वो जिस तरह से पूरे देश को जातीय आधार पर एजेंडे को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से नफरत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को गलत आंकड़ों के साथ, गलत तथ्यों के साथ जो है उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, इस सब के कारण जो है थोड़ा वातावरण देश के अंदर खराब हो रहा है।
इस मामले में भी क्या ऐसा है, मैं उस पर भी आऊंगा, कोई गुमराह है? ये जो सवर्ण तबका उतरा हुआ है, क्या ये भी गुमराह है? क्या उसको नहीं लग रहा है कि SC/ST एक्ट में तरमीम करके उनके साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? वो तो सीधी बात कह रहा है। नहीं, गुमराह तो किया, सभी पक्षों में थोड़ा थोड़ा गुमराह तो किया जा रहा है। कुछ लोग ज्यादा गुमराह हैं, कुछ लोग कम गुमराह हैं, और कुछ बातें सही भी हैं। वो ये नहीं कह सकते कि सब बातें खराब ही हैं, कुछ मुद्दे जायज भी हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इन सब विषयों पर, क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात यह है कि समाज जो आपस में, क्योंकि देश को अगर हमको आगे ले जाना है तो सब वर्गों को साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, और देश को ऊपर रखकर अगर हमको काम करना पड़ेगा। यहां पर मुझे लग रहा है कि देश को एक तरफ रखकर जो है लोग व्यक्तिगत एजेंडे को ज्यादा, मैं जातीय एजेंडे को ज्यादा, इसका एक और पहलू है, वो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। आपने अभी कहा कि सबको जो है देखने की जरूरत है और हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है, गुमराह है। लेकिन अगर अप्रैल में SC/ST तबके का एहतजाज सही था, जायज था, अगर वो ये कह रही हैं कि इस बिल के तहत उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उनको महफूज रखने में अपने आप को मदद मिलती है, तो क्या अब ये सितंबर में जब सवर्ण तबका सड़क पर है तो वो अपने मुतालबात को गलत तरीके से रख रहा है? क्या इसका बेजा इस्तेमाल होता है? अगर वो ये बात कह रहा है तो क्या उनका एहतजाज गलत है? अगर वो एहतजाज सही था तो ये एहतजाज भी सही है। सभी अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर के ही बात कर रहे हैं। मैं आपको इसकी, अगर आप मुझसे यही पूछ रहे हैं तो हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा इस विषय पर, और बहुत सारी चीज़ों को हमको गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। हम अगर जिस संविधान की हम बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हम बात करते हैं, और जिस संविधान सभा की हम बात करते हैं, जिसका हवाला देकर हम इसको, कुछ लोग इसको अधिकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कुछ लोग 1989 के जो निर्णय था पार्लियामेंट का उसको भी अपना अधिकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग उसमें बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके कारण समाज में वैमनस्य बनता है। आप ये देखिए कि संविधान सभा में इसको सर्वसम्मति से पास किया गया, उसके अंदर जिन लोगों के लिए दिया गया उन लोगों की कितनी मेजॉरिटी थी, अगर इसको आप देखेंगे तो नगण्य के बराबर थी, और सभी समाज के लोगों ने मिलकर इस बात पर चिंतन किया कि समाज का ये वर्ग जो है वो पीछे रह गया है, और अगर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो इसको साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और सारे सब लोगों ने चिंतन कर, उसमें स्वर्ण भी थे, OBC भी थे, और बाकी लोग भी थे, सबने मिलकर बैठकर इस पर निर्णय किया। लेकिन कुछ लोग जो हैं उसको लगातार कुछ, मैं उनको दलित चिंतक या बुद्धिजीवी भी कहूंगा, वो लोग भी इसमें बहुत बड़े भागीदार हैं। वो इसको अलग तरह से प्रस्तुत करके जो है कहीं ना कहीं समाज के उस वर्ग के, जैसे मैं अपने परिवार की बात करता हूं, मेरे पिताजी ने जो है वो दिल्ली आए तो मेरे गांव के जो दलित वर्ग के लोग थे उनमें से 4 बच्चों, जो गांव के 4 बच्चे पढ़ने लायक हुए, उनको दिल्ली भी लाए, पढ़ाया भी उनको, और आज नौकरी कर रहे हैं बढ़िया, और वो पूरे सहयोग किया उनका, अपने घर में रखा। बात जो है ना ये मोरालिटी पर घूमती जा रही है। मैं इतना चाह रहा हूं, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कुछ लोग गुमराह हैं, जो लोग बात कर रहे हैं उनको ये पता ही नहीं कि वो किस लिए मुखालिफत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मुझे इतना बताइए, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जो ये रियासतें हैं, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में सवर्ण उतर करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, वो आज अपने तहफ्फुज की बात कर रहा है, तो आपको लगता है कि ये गुमराह किया जा रहा है? नहीं, मैं आप इसको संजीदगी से ले ही नहीं रहे सर। आप पूरी बात को समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आप ये देखिए कि मैं भाई कह रहा हूं आपको कि जिन लोगों ने संविधान सभा के अंदर बैठकर भी इसके पक्ष में कहा, वो भी स्वर्ण समाज के लोग भी थे उसमें। अभी भी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उसमें भी स्वर्ण समाज के लोग थे। 1989 में जब ये कानून बना तब भी मेजॉरिटी। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो एक सुविधा समाज ने, जो पूरे देश ने मिलकर जो है, तो मतलब सवर्ण आज अपने बारे में बात ना करे, अगर उसको ये लग रहा है कि एक कानून का उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है तो वो सड़क पर उतरे ही ना। मेरी पूरी बात होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सर थोड़ा जल्दी से फिर कंक्लूड कीजिए। हाँ, कंक्लूजन मैं कर देता हूं कि इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि कुछ लोग, मैंने फिर कहा, विशेषकर जो है वो दलित वर्ग के कुछ लोग जो उसके नाम पर राजनीति करते हैं, उस वर्ग के नाम पर जो अपनी वहां पर दुकानें चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके बार बार समाज के उस वर्ग को जिसका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसने इसको कंट्रीब्यूट किया है, उसका सम्मान करते हुए, उसको साथ में लेकर, उसको सर स्वीकार करते हुए साथ में लेकर चलना चाहिए। उसके प्रति नफरत की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उसके प्रति गलत बात नहीं करनी चाहिए।
वाजपेयी साहब कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कानून से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून तो बन जाता है, लेकिन जो सो कॉल्ड SC ST तबके की, दलित तबके की राजनीति करते हैं, वो दरअसल दूसरे तबके के लिए इतने जहर आलूदा बयानात देते हैं कि सवर्ण तबके को लगता है कि उनके खिलाफ तो इस पूरे तबके में जहर भरा हुआ है, नफरत है, और आज इसी वजह से वो सड़क पर है। लब्बो लबाब जो है अशोक जी की बात का यही नजर आ रहा है। आप हालांकि इनके साथी हैं, NDA में हैं, लेकिन आप जरा बताइए कि आप ही लोग क्या ऐसा करते हैं जो दलितों की सियासत करते हैं? एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैला ढोने का काम कौन करता था और करता है? इसका जवाब अगर दे दे तो फिर कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन, मैं तो बोला नहीं, एक सेकंड भी नहीं बोला मैं तो। कंपैरिजन होता है दो इक्वल्स के बीच में, एक वहां पड़ा हुआ है और एक यहां कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके बीच में कैसे कंपैरिजन होगा? 1961 में अनटचेबिलिटी एक्ट आया था, ठीक है, इसलिए आया था क्योंकि हमारे समाज में छुआछूत था। ठीक, हमें याद है बचपन के वो दिन जब हमारे घर में खुद हमारी नानी रोटी का टुकड़ा ऐसे डालती थी दूर से कि कहीं कपड़ा न छू जाए, इसलिए अनटचेबिलिटी एक्ट आया था। लेकिन वो नहीं रुका, तब चलते चलते उसके 20 सालों बाद, 30 सालों बाद ये एट्रोसिटीज एक्ट आया। किस लिए आया? कि भाई इनको इतना अत्याचार न करो। 89 में एक्ट आया और आप 2018 है, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। इनकी बात ठीक है कि सवर्णों कानून बनाया, तो आज क्या हो गया? 89 का जो कानून था वो कॉमा फुल स्टॉप एज इट इज वही है, उसमें जरा सा फुल स्टॉप भी ऐड नहीं हुआ है। मुझे ये बात बताइए कि सवर्ण का हो, और ये कानून सब पे लागू होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया पे लागू होगा, सवर्ण हो, OBC हो, मुस्लिम हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपशब्द कहेगा, गले में उनके जूते की माला पहना के उनको गांव में घुमाएगा, उनको नंगा करके महिलाओं को करेगा, तो क्या होगा? तो कानून अपना काम नहीं करेगा क्या? जवाब दीजिए, बड़ी सीरियस गंभीर, इसको राजनीति के बाद में हम करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और बात ये बताइए, कंपैरिजन कौन कर रहा है? अशोक साहब ही तो, इस पर क्या जवाब दे रहे हैं? आप पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं क्या? कंपैरिजन ये कर रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है कि वो किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। बताइए किस लिए आंदोलन है? एक आदमी तो आगे आके कहे कि हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं। SC ST एक्ट का पता नहीं है। हर कोई आकर के ये बात कह रहा है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी जांच नहीं होगी, और किसी भी तरीके से पहले मामले में फौरन शिकायत के बाद FIR होगी। ये जो 2-3 चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक तरीके से मौका दिया था, उसको पलटा गया, उसी को लेकर के लोग नाराज हैं। और सर, कौन ऐसा सवर्ण तबके का शख्स है? अभी हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, और सर मैं दर्जनों ऐसी बाइट्स दिखा सकता हूं जो ये बता रहे हैं कि इस वजह से हम सड़क पर हैं। आप पूछ रहे हैं उनको पता नहीं। आपने ये कहा कि उनको मौका मिलना चाहिए, FIR होने से पहले जांच होनी। मैंने नहीं कहा ये जो लोग, सर, ये मैंने नहीं कहा, मतलब जो भी लोग मैंने नहीं कहा कि FIR से पहले है कि भाई हमको मौका मिलना चाहिए, करो, पहले इंक्वायरी कर लो, उसके बाद करो, यही कह रहे हैं ना? ये हर कानून में ये प्रावधान है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कम से कम दर्जनों जजमेंट आई हैं, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप FIR करिए। नहीं, देखो, इसको समझ लीजिए, सर समझ नहीं, हाँ। अभी नहीं, इसको जनता को समझने दीजिए। दिक्कत यही आ रही है कि गुमराह हो रहा है मामला। ठीक है, आप समझा दीजिए। FIR जो है वो हर मामले में FIR होती है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें FIR नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पावर है कि वो अरेस्ट करेगा या नहीं करेगा, चाहे वो मर्डर का केस है, चाहे रेप का केस है, चाहे SC ST का है। उसमें तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दी कि भाई 7 साल तक की जिसकी सजा है उसको आप अरेस्ट नहीं करेंगे। एंटी डाउरी सेल है, उसमें ये दी, बाकी जो 7 साल तक के उसमें किसी में अरेस्ट नहीं होगी। यहां पर आपने, ठीक है, आपने तमाम बातें कही, लेकिन यहां पर अगर कोई SC ST से जुड़ा हुआ या फिर SC ST तबके का शख्स जाकर के ये कहता है कि इसने मुझे नस्ली तबसरे के साथ पुकारा है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है हम सबको पता है। उस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो ढील दी थी उसको पलटने के खिलाफ ही ये पूरा एहतजाज है। अब अगर आप उनके तहफ्फुज की बात कर रहे हैं तो सवर्णों को भी अपने तहफ्फुज का खतरा है। अगर उनको अपने ऊपर गलत इस कानून के इस्तेमाल का खतरा है तो उनको क्या आईनी तौर पर यह हक नहीं है कि वो सड़क पर उतरे? बिल्कुल नहीं है। कानून वो करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, अपनी मांग रखें, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ। लेकिन मांग को जस्टिफाई तो करेंगे। मान लो कल को सरकार ने कमेटी बना दी, आपकी नजर में वो जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल किसी तरीके से उसमें जायज नहीं है, ठीक है, जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। मैं आ रहा हूं, लेकिन अशोक जी से भी समझूंगा इस बात को, एक और उसके कुछ और पहलू भी हैं। लेकिन देवराज जी, जरा मुझे ये बताइए कि ये जो सवर्ण तबका इस वक्त सड़क पर है, इस पूरे एहतजाज को देखते हुए SC ST तबके के अंदर किस तरह के
एहसासात हैं, किस तरह के उसके रिएक्शन हैं। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जो उदय नारायण चौधरी जैसे लोग हैं कि बहुजन समाज अगर सड़क पर आ गया तो ये जो एहतजाज कर रहे हैं वो भाग खड़े होंगे। क्या ऐसे ही अंदर चल रहा है SC ST तबके के, या फिर वो खामोशी से देख रहा है कि क्या हो रहा है? देखिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति जो वर्ग है वो इस आंदोलन को इस परिप्रेक्ष्य से देख रहा है कि ये जो आंदोलन है इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और सवर्ण समाज के कितने लोग हैं। अगर सवर्ण समाज को ही हम ले तो सवर्ण कौन है, ये भी मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। और डॉक्टर अंबेडकर को यहां कोट कर रहा हूं मैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इस देश में 2 वर्ग हैं, सवर्ण और अवर्ण। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सवर्ण के अंतर्गत आते हैं, एक साथ रहते हैं एक जगह। लेकिन अनटचेबल और जो ट्राइबल थे उनके लिए उन्होंने अवर्ण में रखा है। तो ये जो अब जो सवर्ण एकजुट हो रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं पूरे इतिहास में, जो भारतीय राजनीति के इतिहास में, और उसमें भी जो किस मुद्दे पर हो रहा है, मुस्लिम यहां पर आ रहा है, ये बताया जा रहा है। तो कितना दिख रहा है वो तो हमें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, कहां किसके क्षेत्र में हो रहा है, कितने जिलों में हो रहा है, या पूरे भारत बंद हो रहा है, ये कितने जिलों में, 4-6 जिलों में ज्यादा से ज्यादा सर, अगर जो भी सिस्टम हो रहा है। और इसमें नहीं एक और बात कह रहा हूं, और इसकी लीडरशिप किसके हाथ में, तब भी उस वक्त क्या हुआ था हमको पता है। इस आंदोलन की लीडरशिप किसके हाथ में? उन लोगों के हाथ में है जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ है, जिनके आंदोलन बहुत पहले से चल रहे हैं, और उसी तरह से यहां पर वो इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। हम इस बात से सहमत हूं कि इसका कुछ लोग मिसयूज करते हैं इस एक्ट का, और वो मिसयूज जो करते हैं वो दबंग ही करते हैं ज्यादातर संख्या में। मैं ये भी कहता हूं कि हाँ, ST SC के भी लोग, कुछ लोग इसका भी मिसयूज करते हैं, जो लोग इसकी चिंता है लोगों को, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये कानून उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं, जो मूक दर्शक की तरह रहते हैं, जो सक्षम नहीं है दूसरे के सामने बोलने के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए। उनको आप देखेंगे गांव में जाकर कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं, उनकी मूछें हटा दी जाती हैं, उनको बारातें नहीं निकालने दी जाती हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए दिया गया है ये कानून। ये अपराधियों के लिए है, ये आम जनता सवर्ण के लिए नहीं है, ये अपराधी के लिए कानून है। लेकिन जरा ये बताइए अजय उपाध्याय जी, मैं जल्दी से आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेकर के ब्रेक पर मुझे जाना है कि जो बात देवराज जी कह रहे हैं कि ये जो सवर्ण तबका नाराजगी जाहिर कर रहा है, दरअसल वो इस बात का मुतालबा कर रहा है कि वो जुल्म सितम कर सके SC ST तबके पर, वो उनको बारातें ना निकालने दे, वो उनके बाल मुड़ा दे, वो उन्हें नंगा कर दे, इसके लिए वो मुखालिफत कर रहा है। क्या ऐसे ही आप भी देखते हैं? देखिए सौद भाई, 27 मिनट बाद मुझे बोलने का आपने मौका दिया है और आपको ब्रेक पे भी जाना है, तो मुझे लगता है ब्रेक के बाद ही मुझे बात रखनी चाहिए। सच्चाई ये है कि ये जो पूरा आंदोलन है, ये आंदोलन की ये तत्कालिक के कारण बन गया है ये SC ST एक्ट। 5 महीने बाद का ये दौर चला है। इससे पहले बहुत सारी परिस्थितियां इसके बैकग्राउंड में है। आप देखेंगे उसमें किस वर्ग का युवा है, वो युवा 25 से 30 वर्ष का युवा है। ये वही युवा है जिसके लिए 2014 में एक बड़ी बड़ी वादे किए गए थे, नौकरी मिलेगी उसको, विकास मिलेगा उसको वाईफाई मिलेगा, उसको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आज जब वो निराश है, उसको संजोग से एक ये मुद्दा पकड़ा दिया गया। इस मुद्दे पर उसको अपनी एक आंदोलन जो पुरानी चीज है उसके अंदर है, जो निराशा का भाव उसके अंदर है, वो कहीं ना कहीं पे आ रहा है आंदोलन के रूप में। ये आंदोलन कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ हद तक प्रायोजित भी है और कुछ हद तक भ्रामक भी है। भ्रामक इस मामले में मानता हूं कि सवर्ण वर्ड्स जो यूज किए जा रहे हैं, मुझे लगता है सवर्ण का 5% तबका भी इसके साथ, इस पूरे आंदोलन के साथ नहीं है। लेकिन उस सारे नौजवानों का फीलिंग है उसमें, वो नौजवान जो प्रताड़ित है किसी न किसी रूप में। और जहां तक दलित SC ST एक्ट की बात है, अभी सारे पैनलिस्ट ने यहां कहा, मैं पूर्णतः देवराज जी से सहमत हूं कि उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी वो हो रहा है, कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है। ऐसा नहीं है उसका मिसयूज नहीं हुआ है। मिसयूज नहीं हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट को आज मौका नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि इसमें परिवर्तन लाओ, और सुप्रीम कोर्ट को नहीं, और गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले दलित आंदोलन कराया,
दलित आंदोलन के बाद क्या हुआ, उस पर एट्रोसिटी कराया, उसके बाद उसको भड़काया, और भावना जब भड़क गई है समाज को बांटने का, तो आज जो है सवर्ण आंदोलन के नाम पे फिर वही कहीं एक्शन लूंगा सर। मैं इस पर रिएक्शन गलत बात कर रहे हैं, ब्रेक पर जाना समय एक ठीक है। नहीं आप बताइए, आपने कुछ कहा था? ठीक है सर, आप ये बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप बात कर रहे हैं। मैं इस पर कोई बड़ा स्पोक्समैन, आप किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा लागू कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। ठीक है ठीक है, ये वोट की एजेंडा चल रही है, आप किसी पार्टी के एजेंडे पर बात कर रहे हैं, तो आज ये आंदोलन नहीं बढ़ता। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मुझे मजबूरी है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से लौटेंगे और इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। बात सवर्णों के सड़क पर होने की कर रहे हैं कि आखिर उनका खैरख्वाह कौन है, क्योंकि यह बात कही जा रही है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। जो सवर्ण तबका है इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरा हुआ है, अलग अलग रियासतों में इसको लेकर के एहतजाज हो रहे हैं, भारत बंद की कॉल है, उसे गुमराह किया गया है। लेकिन कौन लोग हैं जो इस पूरे बड़े तबके को गुमराह कर रहे हैं, और क्या वाकई ऐसा है कि सवर्ण तबका यह जानता ही नहीं कि वो एहतजाज क्यों कर रहा है, वो सड़क पर क्यों है? बहरहाल हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर खास पैनल मौजूद है, अपने मेहमानों से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अशोक साहब, जरा ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये अंदर की एक फीलिंग है, नाराजगी है, उसको एक तरह से जबान मिल गई है, उसकी वजह से लोग आकर के यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। अजय उपाध्याय साहब जो बात कर रहे थे, उस पर क्या रिएक्शन आपका? देखिए साहब, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जब भी ये कानून बना, या संविधान में भी प्रोविजन हुआ, उसके बाद भी जब भी कानून बना, तब जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, जो वर्ग आज आंदोलन में है, उसका बहुत बड़ा तबका जो है इसके पक्ष में था। आज जैसा अभी भी जिक्र कर रहे हैं, आज नहीं है। नहीं, सुन लीजिए, लेकिन जैसे अभी आपने देखा आरजेडी या जेडीयू के एक नेता जो हैं जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे, ये मुझे लगता है कि इसके बाद भी दलित समाज के बुद्धिजीवी जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उनको समाज के उन वर्गों के साथ भी बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, और इस बात का आश्वासन भी देना चाहिए था कि इसका दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे, और इसके लिए हम कुछ ना कुछ इंटरनल एक व्यवस्था भी करेंगे, और कुछ बुद्धिजीवी इस पर ऐसा कोई अगर उसका गलत प्रयोग भी करता है तो उस पर भी थोड़ा आपकी मुझे लगता है कि आपकी पार्टी का जो दलित मोर्चा है, और आप अपनी सतह पर नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट में है, आप अपने गवर्नमेंट के तौर पर, सतह पर, बेदारी के तौर पर भी इस पर काम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं अभी भी जंतर मंतर पर जो है वो घुमंतु विमुक्त जातियों का सम्मेलन था, मैं गया था उसमें, और मैंने बात भी रखी, और मैंने वहां ये बताया भी। अभी हमारे एलजेपी के नेता जो कह रहे थे कि मेला ढोने वाले लोग कौन है, आप उनमें अगर जातियां देखेंगे, पवार भी है, चौहान भी है, सब है उसमें। अब वो ना जाने वो स्वर्ण जातियों के लोग उसमें कैसे आए। अब इस पर अगर आप शोध करेंगे तो आप बहुत कुछ बदल जाएगा सीन। मैंने जंतर मंतर पर यह बात कही, सुन लीजिए आप। मैंने जंतर मंतर, मैंने पूरा इतिहास पढ़ा, और ब्रह्मा की संतान से लेकर आप आगे तक आइए तो वही उन्हीं में से निकलकर सब बने हैं। अगर हम पीछे जाएंगे तो सब एक ही पिता की संतान समझ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन समस्या क्या है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगातार जहर उगलते हैं। कुछ लोग कौन है, जो चीज जो आप वो सो कॉल्ड लोग कौन है यही बता दीजिए, इशारा ही कीजिए। जो एक पार्लियामेंट ने, एक देश ने एक प्रिविलेज अगर दी है, उस प्रिविलेज को स्वीकार करते हुए शालीनता के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए, और नफरत की भाषा को बंद करके। कौन लोग ऐसा कर रहे हैं ये मैंने बताया, कुछ लोग अभी आपने देखा। आप किसके साथ हैं? दलित आंदोलन के साथ भी नहीं थे और यहाँ भी नहीं है। किसके साथ? और आंदोलन हम दोनों देश के साथ है, हम सबके साथ है, सब साथ चलेंगे, आपके हाथ में है, सब साथ चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। एक भी इस कानून का मिसयूज होगा, उसके साथ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी समाज के किसी वर्ग को अलग करके देश को ऊपर ले जाने की बात नहीं कर सकते। ऑलरेडी ये प्रावधान है आईपीसी। आप देश के विकास की बात किसी एक वर्ग को अलग रखकर नहीं कर सकते। सिर्फ आप इतना आश्वासन दीजिए इस आंदोलनकारियों को कि आप पर मिसयूज नहीं होगा, बात खत्म, आंदोलन खत्म होगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात है आपको आंदोलन से फायदे हो रहे हैं। आप दोनों तरह के आंदोलन करवाना चाहते हैं। आंदोलन से जिनको फायदा हो रहा है, आज रुपया गिर गया, जो लोग रुपये पेट्रोल और डीजल का, जिन लोगों को आंदोलन से फायदा हो रहा है, भटकाना है मुद्दा, वो लोग मैदान छोड़ के आज भी भागे थे और पहले भी भागे। राजनीति आप कर सके। आज आपको कांग्रेस के लोग ढूंढकर नहीं मिलेंगे, आज आपको समाजवादी पार्टी के लोग ढूंढकर नहीं मिलेंगे,
आज आपको कोई नहीं मिलेगा। करिए, उनकी हिम्मत नहीं है। अभी बोलिए कि उसका मिसयूज है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर देश के आग लगाना चाहते हैं। देखिए अभी स्टेटमेंट आई है अशोक जी, ठीक है, वो इसके पीछे सियासत लड़ाना चाहते हैं लोगों को, सियासत नहीं हो रही है, ये दीगर मामला है। लेकिन एज अ गवर्नमेंट अगर कम से कम अगर आप सरकार में हैं तो सरकार के तौर पर इतनी यकीनदानी तो इस बड़े तबके को कर सकते हैं जो सड़कों पर हैं कि आपके खिलाफ कोई भी गलत का मामला नहीं दर्ज होगा, आपके इस कानून का मिसयूज नहीं होने देंगे। इतना ही स्टेटमेंट दे दीजिए। मैं बताता हूं, सरकार क्यों नहीं आ रही है? मैं आ रहा हूं, लेकिन अशोक जी पहले अशोक जी बता दें, मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, आपके सरकार का एक भी नुमाइंदा क्यों नहीं आया अरे ये बात करने? मैं बैठा हूं ना, आप छोड़िए ना इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये सामाजिक समस्या थी जिसका राजनीतिक हल ढूंढा गया। मैं आपको बता देता हूं, ये सामाजिक समस्या थी, इसको सामाजिक स्तर पर हल करने की बजाय राजनीतिक रूप से हल करने का प्रयास हुआ। अब उसमें सफलता नहीं मिल रही है। आप क्या कर रहे हैं फिर? सारा सुन लीजिए, मेरी बात सुनो। नहीं सर, मैं वही सुन रहा हूं, मैं उसी पर तो बोल रहा हूं आपको कि आप क्या कर रहे हैं फिर? और क्या आप इसका सियासी हल नहीं निकाल रहे? मेरी बात, उसका राजनीतिक फायदा लगातार उठाया जाता रहा। मुझे लगा अब समय आ गया है, सबको साथ मिलकर अगर देश को आगे ले जाना है, जो एक सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, उसको आगे ले जाना। इसीलिए तो आप ये मत कहिए ना कि ये लोग गुमराह हैं, इसीलिए तो आप ये मत कहिए कि ये जो तमाम लोग हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप फिर अगर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन जो सवर्ण तबका उसका भी तो साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा। या फिर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि वो तो कहीं और जाएगा नहीं, किसी और को आप जो है वो वोट देगा नहीं, आपके पास ही वो आएगा घूम फिर करके, इसलिए आप इस तरीके से बोल रहे हैं। नहीं, ये आप सवर्ण तबके को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, सवर्ण तबके को क्या आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? देश को हो रही है। हम राष्ट्र के नाम पर राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद हमारी विचारधारा। आइए खुल के आपका इसीलिए हम घुसपैठियों के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए हम रोहिंग्या के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए हम आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए हम नक्सलियों के खिलाफ बोलते हैं। और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां नक्सलियों के साथ चलती हैं, नक्सलियों का समर्थन करती हैं, जिनके खिलाफ खुद स्टेटमेंट देती हैं, उनके पक्ष में बोलती हैं, रोहिंग्या के पक्ष में रोती है, आंसू बहाती है, छाती पीटती है, पुलिस ने घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, आतंकवादियों का समर्थन करने खड़ी हो जाती है। ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो है आज मुंह छुपाकर भाग रही है। समाज के बीच में खड़े होने की उनकी हिम्मत चली गई है। आज किसी कांग्रेस के नेता की, किसी समाजवादी पार्टी के नेता की किसी की हिम्मत नहीं है वो समाज को फेस कर रोड पे है, क्योंकि उनके मन में चोर है और आपके उनके मन में चोर है, और जिनके मन में चोर है वो मैदान छोड़कर भाग रहे देंगे। बस इतना ही चाहिए सर। एक सेकंड, मैं गलत का विरोध करता हूं, मैं उपाध्याय साहब आ रहा हूं। मैं अशोक जी, आप इसके पीछे ये तो तलाश ले रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आ रही है और तमाम जो दूसरी पार्टी है वो नहीं आ रही है, आप कितना आ रहे हैं ये तो बताइए। आप भी तो क्लियर नहीं बोल रहे हैं, आप तो उनको गुमराह करार दे रहे हैं जो लोग सड़कों पर हैं। आप ये बोलिए ना कि सवर्ण तबके को क्या आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? नहीं, देखिए साहब, मैंने फिर कहा आपको पता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, घूम फिर करके बीजेपी के पास आएगा। मैंने कहा कि बुद्धिजीवी, लेकिन सर आप ये भी समझ लीजिए कि अगर जरा सा कुछ परसेंट भी, अशोक जी आपको यह समझना पड़ेगा कि 2014 में भी आपको महज 33% वोट मिले थे, उसमें दलितों के भी वोट थे, मुसलमानों के भी वोट थे। अगर सवर्ण तबका जो आपका रवायती वोटर है वो जरा सा भी छिटका तो 2019 आपके लिए मुश्किल होगी। आप समझ नहीं रहे इस बात को, और आप सिर्फ दलित वोट बैंक के चक्कर में सवर्ण वोट बैंक को पूरी तरह से नकार रहे हैं, और यह बात सवर्णों के अंदर नजर आ रही है, इसीलिए नाराजगी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, स्वर्ण समाज में अगर कुछ छोटा मोटा, मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि उसके अंदर गलत लोग नहीं है, जैसे कह रहे हैं घोड़ी वाला केस हुआ, उसमें कुछ लोग इस प्रकार के होंगे, लेकिन एट लार्ज जो है वो बहुत ही सहिष्णु और सहनशील समाज है, और समाज त्याग के प्रति विश्वास करता है, त्याग करने में विश्वास करता है, और त्याग करके दिखाया भी है, और देश के लिए भी त्याग किया है, समाज के लिए भी त्याग किया है। और मैं समझता हूं कि इसमें मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये सामाजिक समस्या है। मुझे लगता है कि समाज को साथ में आने का समय है, इस साथ बैठकर बात करने का समय है। और देवराज जी, अगर हम साथ बैठेंगे की बात की जा रही है और सब लोग अगर ये बात कही गई कि समाजी समस्या है, समाजी परेशानी है, उसका सियासी हल तलाशा गया, तो क्या मौजूदा सरकार भी उसका सियासी हल तलाशने की कोशिश नहीं कर रही है? क्या वो समाजी सतह पर जाकर के काम कर रही है, समाजी बेदारी की बात कर रही है, और जो तमाम लोग सड़क पर हैं उनको ये कह रही है, उनको यकीन दिला पा रही है कि आपके खिलाफ गलत केसेस नहीं होंगे, आपको जेलों में नहीं भरा जाएगा?
देखिए, इस कानून का मिसयूज नहीं होगा, वो क्यों नहीं जाके ये बात कह पा रही है? देखिए, मैं ये बात कहने के लिए बता रहा हूं, यहाँ पर इतनी सी बात अशोक साहब इस डिबेट में भी नहीं कह पा रहे। राजनीतिक जो सामाजिक समस्या है उनका समाधान राजनीति के द्वारा ही होता है। संविधान बना समाज के लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए, आर्थिक न्याय देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में प्रोविजन किया गया है, और उसमें दो तरह से उनके साथ न्याय किया जाता है। एक होता है रिजर्वेशन और दूसरा होता है पॉलिसीज, जो गरीबी के आधार पर उसमें सभी लोग आ जाते हैं। तो उस तरह की समाधान तो पॉलिटिकली ही होगा, समस्या अगर समाज की है, क्योंकि सरकार ही उसके ऊपर नीति बनाएगी, बेशक, और उसी कानून को, उसी समाज में जो लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उन अमानवीय व्यवहार को खत्म करने के लिए सरकार ने ये एक्ट बनाया। और लेकिन हम ये देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में इसकी मुखालफत हो रही है, हम ये देखते हैं मध्य प्रदेश से हम तो लगातार न्यूज में रहते हैं। दूसरी बात देखो, बता दूं, जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर ये एक्टिविज्म बढ़ रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं सर कि SC/ST एक्ट में तहफ्फुज की बात जो है 1989 में की गई, लेकिन अभी आज भी कल भी अगर आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के ही तमाम पिछड़े इलाकों में चले जाइए या इंटीरियर्स में चले जाइए, कहीं पर पानी पीने पर पाबंदी है, कहीं पर घोड़ी नहीं चढ़ सकता कोई, वो तब क्या? तो वो जो कम से कम अगर कमियां हैं तो उसका सियासी हल निकला नहीं। देखिए, यहां पर सामाजिक समरसता जब तक नहीं आएगी समाज में, मैं इस बात को मानता हूं कि हाँ, समाज में सवर्णों में भी कुछ उस तरह के लोग हैं जो उग्र हैं, उस तरह से समाज को बांटने का काम करते हैं। उसी तरह से कुछ लोग दलित में भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। तो इन सभी में तालमेल बनाने के लिए ऐसे सामाजिक समरसता के काम हो, बड़ी बात समझाए जाए। ये बात जैसे अशोक ठाकुर जी भी कह रहे थे, लेकिन वाजपेयी जी, इसके लिए किया क्या जाए? आप एक फ्रंट बना लिया जाए, बातचीत की जाए, और समर्थ तबका और जो SC/ST तबका है, जो इसके नुमाइंदगान हैं, वो आपस में मिल बैठ करके एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, बातचीत कर लें। क्या इसका एक सिंपल हल ये नहीं तलाशा जा सकता? और अगर नहीं तलाशा जा सकता तो फिर तो ऐसे ही परेशानियां बढ़ती रहेंगी। देखिए, अभी 30-35 मिनट की हम लोगों की डिबेट हो गई है, और उसमें सिर्फ एक चीज निकल के आई है कि इसका मिसयूज होता है, यही निकल के आया है। तो मिसयूज का सर दोनों बातें आ रही है, सिर्फ एक बात ये नहीं हो रही सर। देखिए, ये एहतजाजी इसीलिए हो रहा है, सवाल जो है वो ये कह रहा है कि इसका दुरुपयोग होता है, हमको झूठा फंसाया जाता है, यही कह रहा है ना। तो देखो, उसका 182 में प्रोविजन कानून में ही है, आपके साथी बगल में बैठे हैं, कानून में ही प्रोविजन है भाई। अरे 182 IPC वाजपेयी साहब, कोर्ट को भूल जाइए ना, कोर्ट ने क्या कहा वो तो हमने बदल दिया है। सरकार ने मिसयूज नहीं हो रहा, मुझे ये उपाध्याय जी, कोर्ट ने जो कहा वो पार्लियामेंट के 543 सदस्यों ने बदल दिया। उसकी कोर्ट की बात आप क्यों कर रहे हैं बार बार? 543 कानून बनाने का अधिकार किसको है? वाजपेयी साहब, पार्लियामेंट को है ना, पार्लियामेंट ने काम कर दिया, फिर दोबारा चैलेंज करिए, फिर दोबारा कोर्ट जाइए, ठीक है। ये एक तो ये रास्ता है, लेकिन वो नहीं है। वाजपेयी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। वाजपेयी साहब, मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये मिसयूज की बात की जा रही है, बार बार इसी को लेकर के, आपके बगल में बैठे हुए हैं, आपके साथी हैं, आप ये बता दीजिए ना, उनसे पूछ लीजिए कि ऐसा नहीं होगा मिसयूज। अरे भाई, कोई कैसे कह देगा? जो कानून अपना काम करेगा, FIR होगी तो कोर्ट है, कानून है 182 का, अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए। अरे भाई, सब सरकार भी तो गवर्नमेंट नहीं आ सकती है, वाजपेयी सरकार कानून बनाना कहने को नहीं तैयार है, उपाध्याय जी, यूज नहीं होना चाहिए। क्यों, कैसे हम कहेंगे ये बात जब कानून में हमने प्रावधान बनाया हुआ है? अगर कोई भी झूठी FIR, एक सेकंड उपाध्याय जी, आप पढ़े लिखे विद्वान लगता है, आप एक बात बताइए, कानून सबके लिए बराबर आंख से चलता है। अगर कोई FIR झूठी रजिस्टर्ड होगी तो 182 इन्वोक होगा, उसमें कहां आफत है? इसी तरह दूसरी पावर होती है पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट लगाने की। किसी भी मुकदमे में पुलिस जांच करेगी और क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी अगर झूठा है। भाई, इतनी सी बात तो सब आदमी को समझनी चाहिए। लेकिन जो आदमी अगर 6 महीने के लिए अंदर हो गया, क्लोजर रिपोर्ट क्या 2 महीने में आ जाती है? मुझे पता नहीं सर, वाजपेयी साहब, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 2 महीने में आ जाती है क्लोजर रिपोर्ट? अरे मैं वही बता रहा हूँ। क्या 182 जो है वो इवोक होगा? ये कितनी दिन में पता चल जाता है? किस चीज का 182 क्या फर्जी FIR है या नहीं है, इसके बारे में कितनी जल्दी पता चल जाएगा? उससे जल्दी 2 दिन में पता चल जाएगा? पुलिस इन्वेस्टिगेशन को पावर है, वो अरेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? FIR में पावर हमारे सिस्टम को बहुत है, लेकिन भर्रा क्या है, स्पीड क्या है, काम किस तरीके से होता है, इससे भी आप वाकिफ हैं। अरे वो सबके लिए, सारी FIR के लिए है। इसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करिए। इसके पीछे की कहानी कुछ और है, मिसगाइड। नहीं, सुनिए, इसके पीछे कहानी क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में SC/ST प्रमोशन का मामला पेंडिंग है। अभी दूसरा मामला यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का मामला, ठीक है। ये किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं?
मैं कहता हूं ये कांग्रेस है। इंपीचमेंट मोशन कौन लेके आया था? लोया केस में पूरा ड्रामा करके इंपीचमेंट मोशन कौन ला रहा था? ये सब वो साजिश है कि सुप्रीम कोर्ट को डराया जाए। ये नहीं चाहते कि दलितों को कुछ मिले, ये नहीं चाहते कि दलितों के अधिकार उनको मिले। आप कह रहे हो भाजपा का षड्यंत्र, भाजपा ने तो खुल के दलितों को सपोर्ट किया है। ये बार बार दलित विरोधी कहते थे, ये इस तरह का आंदोलन है। एक इस बात का जवाब दीजिए आप, जब दलितों का आंदोलन चल रहा था, जब यही करना था तो सरकार क्यों चला? ऐसे कुछ नहीं, सरकार में से बाहर ऐसे कुछ सरकार क्यों चलाती है? अरे वो एजेंडा छोड़िए ना, सरकार क्यों करती है? जो हम इस पर डिबेट करिए ना। देश में और आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने जब दलितों का आंदोलन चल रहा था तो ट्वीट किया था कि नहीं किया था? बताइए। सिर्फ विदेश घूमने के लिए हो, आप देश में क्या कर रहे हैं? सरकार डेवलपमेंट का इशू सब कांग्रेस करती है तो आप क्या कर रहे हैं? आप करिए। आप लंबी लंबी बातें किए, 72 रुपए से। अरे आप मुझे बताइए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि नहीं किया था? जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने साफ ट्वीट करके कहा कि SC/ST एक्ट रद्द हो गया। क्या गुमराह नहीं कर रहे थे वो आंदोलन को? आंदोलन को हवा नहीं दी उन्होंने? क्या आंदोलन को भड़काया नहीं? क्या ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुई? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? उपाध्याय आप कांग्रेस का स्टिकर लगा लीजिए ना अपने पास। विरोधी कांग्रेस का प्रवक्ता आप सरकार में हूँ, आपको इंडिपेंडेंट बात करनी चाहिए। जो बात सही है उसको सही कहिए, बीजेपी सरकार की ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे। एक मिनट जुमले पड़े, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, बीजेपी सरकार की दलित और अगरों की बात, एक मिनट, बीजेपी हो रहा है देश में, यही राष्ट्रभक्ति है आपकी? अरे भाई, बीजेपी सरकार की सारी जिम्मेदारी है, सरकार चलाना भी उसकी जिम्मेदारी है, देश को ठीक रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का काम आग लगाना, कांग्रेस का काम देश में नक्सलवाद फैलाना, कांग्रेस के काम देश कांग्रेस का काम समाज को तोड़ने का काम करना, यही आपका काम है क्या? ये देश का काम है क्या? ये राजनीतिक पार्टी का काम है क्या? आग लगाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, पूरे काम की हिंसा कराएंगे, झूठे झूठ फैलाएंगे आप देश के अंदर। यही कांग्रेस का काम है, आप यही करते यही कांग्रेस का काम है, यही विपक्ष का काम है, यही विपक्ष की भूमिका है। रोहिंग्या बसाएंगे देश के अंदर, ठीक है सर, ठीक है। उपाध्याय और ठाकुर साहब, ठीक है, उपाध्याय साहब और ठाकुर साहब, ठीक है, ये सबको पता है कि सरकार कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, और अपोजिशन किस तरीके से काम कर रहा नहीं कर रहा है। अगर बुनियादी मुद्दों को अपोजिशन उठा पाता तो शायद आज इस तरीके की तहरीक नहीं हो रही काम किया उसके सामने बोलने की अपोजिशन कितना नाकाम है और किस तरीके झूठ बोलेंगे। अशोक जी उपाध्याय जी, मैं अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है या नहीं है, ये तो आवाम को तय करने देते हैं, लेकिन ये बताइए कि इस पूरे मामले पर, मैं आ रहा हूं देवराज जी, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, ये तमाम पार्टियां भी बचती हुई नजर आ रही हैं। कोई कैमरे पर आकर कुछ बात नहीं करना चाह रहा है, इधर कुआं उधर खाई, क्यों आखिर ये लोग पीछे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, ये है, ये इनके मन में काला है। मैंने सवाल उपाध्याय जी से पूछा है, मैं उनसे जवाब जी इसका जवाब दीजिए। विध्वंस पैदा करेंगे आप, समाज में बिखराव पर्दे पैदा के करेंगे, पीछे रहकर क्या कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए यहाँ। दोनों साथ साथ क्या क्या आपके मन में चल रहा है? आप यदि जाए तो संभाले, समाज को तोड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए क्या क्या कर रही है आपकी पार्टी? आप बताएं, इस आंदोलन से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये चुनाव के पूर्व क्यों आता है? फायदा किसको हो रहा है? इसमें सवर्ण आंदोलन की बात हो रही है, नौकरी की बात थी, बहुत सारे काम हमारी पार्टी करती है, आप तो कुछ करते ही नहीं है, कांग्रेस कुछ करती नहीं है। हुआ वो भी सरकार कर लो इस बात को, विपक्ष करा रही है। अभी आंदोलन हो रहा है, वो भी विपक्ष करा रही है। भाई आप क्या करा रहे हो? आप कुछ अच्छा काम कर दो। अच्छा ठीक है, लेकिन उपाध्याय जी, नौजवानों को काम में लगा दो, आंदोलन नहीं करेंगे। उपाध्याय जी, मैं सभी आंदोलन जो हो रहे हैं, मुझे ये बताइए, बेरोजगारी, मुझे ये बताइए, आज बेरोजगार सवर्णों का सवर्ण नहीं, और सभी दलों का, ठीक है, उसमें सवर्ण लेकिन टर्न पॉइंट कर दिया है, लेकिन मैं उस वर्ड से भी उपाध्याय जी कर रहे हैं, सवर्णों को भी धोखा दे रहे हैं। ये लोग सवर्ण के नुमाइंदे नहीं है, सवर्ण मैं भी हूं, मैं सवर्ण का नुमाइंदा वो है जो समाज के सभी लोगों को लेकर चले। दलित समाज यदि पिछड़ा है उसके साथ खड़ा रहे। उपाध्याय जी, मैं सियासत है, ये सवर्ण नहीं है। देवराज जी, आज जो SC ST तबका है वो एक बड़ी अलग एक तरह से सूरत हाल जो है वो
एक तरह से फेस कर रहा है, क्योंकि उसको यह नहीं पता था कि वो अक्सर अपने मुतालबात को लेकर के, अपने तहफ्फुज को लेकर के सड़कों पर आता था। तमाम जो ऐसे मुतालबात थे, तमाम ऐसी बातें थी जिसको लेकर के बार बार सड़क पर आना पड़ा। और अभी हाल फिलहाल में भी ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म था कि किस तरीके से दलितों को राजस्थान में और तमाम जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, तमाम चीजें थी। लेकिन इस तरीके से सवर्ण तबका एकजुट होकर के सड़कों पर आएगा, शायद SC/ST तबके ने भी नहीं सोचा होगा और सियासतदानों ने भी नहीं सोचा होगा। इसका असर तो पॉलिटिकली पड़ेगा, इलेक्शंस पर भी पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन जो हो रहा है, ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की देन है। पूरी तरह से इसको कवरेज कर रहे हैं। और जो तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको पीछे कोई सियासतदान नहीं है, कोई इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है। मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं ना। इसके साथ ही साथ जो एंटी दलित के विचार के जो लोग थे, वो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसकी गहराई में। क्या रिजर्वेशन और इसमें रिजर्वेशन के खिलाफ भी जो लोग थे, वो भी संगठन जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो ये एक इन्हें अपॉर्चुनिटी मिला कि इस समय हमारे पास मौका है, इतने सालों से नहीं आया, तो हम एक आंदोलन के रूप में यही मौका है। इसी समय हम कह सकते हैं, बाद में फिर हमें कभी मौका न मिले, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारी जनरेशन को क्या करेंगे। क्या ऐसे वक्त में जो इस वक्त सरकार का स्टैंड है, आपको लगता है कि सरकार दलितों के लिए, SC/ST के लिए, इस पूरे तबके के लिए काम कर रही है? हमें 2019 में इनको वोट देना चाहिए? क्या आपको लगता है दलित थिंकर होने के नाते सरकार ने अपने आप यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश कर दी है? सरकार ने इस कानून को उसी फॉर्म में ला दिया जो 2016 में लागू किया था। वही कह रहा हूं ना कि इसी कड़ी में को क्या एक अच्छा मैसेज गया, कल को क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगा? देखिए, क्यों नहीं, जब विश्वास उसको मिल रहा है, जब उसके अधिकारों को कोई सुरक्षित कर रहा है, तो उसके प्रति उसके ये दायित्व बनता है नैतिक, तो उसके बारे में सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा? लेकिन उपाध्याय साहब, देखिए, दलितों का वोट तो साध लिया गया, SC/ST तबके का वोट साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवर्ण कहां जाएगा? उसको तो कहा जाता है कि वो बीजेपी का रवायती वोटर है। अगर वो आज सरकार से नाराज है, तो वो साथ ही साथ अपोजिशन के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर कर रहा है। वो कह रहा है कि अपोजिशन तो ही इसको लेकर के हल्ला कर रहा था, इसीलिए सरकार ने यह काम किया और इस पूरे कानून को पलटने में अपोजिशन साथ था। तो ये वोट बैंक किधर जाएगा? सवर्णों का ऑप्शन क्या होगा? देखिए, दलित आंदोलन जब हुआ और दलित आंदोलन जिस कारणों से हुआ था, क्या सरकार चाहती थी, उसका मंशा था उस कानून को रीस्टोर करना? नहीं था मंशा। यदि मंशा होता तो ये आंदोलन ही दलित आंदोलन नहीं हुआ होता। जब आंदोलन हुआ, उसके बाद मजबूरी बन गई सरकार की, ये सच्चाई यही है। और मजबूरी में सरकार को करना पड़ा। सरकार को लगने लगा कि दलित वोट बैंक अब हमसे बाहर जा रहा है। लेकिन दलितों का वोट बैंक आएगा, इसलिए दलित थिंकर हमारे साथ बैठे वो बोल रहे हैं हम देंगे। कड़वा है लेकिन सत्य है। दलित समाज को जब दूर होने लगा इस टीम से, इस सरकार से, आज उसको लगने लगा कि अब क्या किया जाए, तो ये तथाकथित कुछ सवर्ण वर्ग को खड़ा किया गया है ताकि ये ध्रुवीकरण बने और दलित को लगे कि दलित के साथ समाज सरकार है। ये सब राजनीतिक और सियासत हो रही है। सवर्ण समाज की जो सच्चाई में जो उसके कारण है, वो उसकी जो आज बुनियादी जरूरत है, उसके नौजवानों को या देश के नौजवानों को रोजगार की। लेकिन मुझे ये बताइए, सवर्ण का ऑप्शन क्या होगा सर? समाज में आपने ये कहा तो इसका हम ये मतलब समझे, उपाध्याय साहब, क्या इसका ये मतलब दिख रहा है सवर्ण के आपको? देवराज जी, मैं आ रहा हूं, क्या इसका यह मतलब समझे कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट का एक तरह से प्लान्ड वे में ये एक तरीके से एहतजाज किया जा रहा है? ये तो जांच का विषय है। इससे जो है दलितों का वोट तो मिल जाएगा, साथ ही साथ सवर्णों का वोट बैंक छिटकेगा भी नहीं। क्या ये उम्मीद है या ये यकीन है गवर्नमेंट को? दलित के वोट को ये रीस्टोर करने का, फेथ करने का प्रयास इन्होंने जरूर किया है, लेकिन दलित आप जो सोच रहे हैं, अब वो 1947 और 1970 का दलित नहीं है। दलित चेतना इस देश में बढ़ी है। आज दलित चेतना नहीं पड़ी होती तो देवराज जी सवर्ण कहां जाएगा? नहीं बैठे रहते। मैं दलित समझ रहा है सारी चीजों को। सवर्णों के पास ऑप्शन क्या होगा? सवर्ण का एक वर्ग, देखिए 2019 देखिए, भाजपा का जो भगवा एजेंडा है वो ब्राह्मणवाद का एजेंडा है। ब्राह्मणवाद के एजेंडे में सवर्ण का जो वो वर्ग है जो आज चिल्ला करके मोबिलाइजेशन और एक तरह से कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कर रहा है, ये वही सवर्ण जो है, यही सवर्ण देखिएगा वोट देगा। जो सवर्ण इस देश को सिद्धोक्ता है, जो सवर्ण आज प्रताड़ित है, जो सवर्ण को नौकरी उनके बच्चों को नहीं मिली है, उनको महंगाई से त्रस्त है समाज, और समाज और देश के लिए देखता है, वो सच्चे समय पर यदि सरकार काम उसके लिए करेगी तो सवर्ण उसी को वोट देगा, नहीं करेगी तो उसके विरोध में जाए। अब वक्त नहीं है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो है कि इस बार
पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि समण तबका मुनज्जम तौर पर सड़कों पर है। क्या ये एक तरीके से प्लान्ड वे में हो रहा है, इसको किसी ने हाईजैक किया है, या इसके पीछे कोई है या नहीं है, ये एक बात की बात है। लेकिन कम से कम अगर समण तबके का वोट खिसकता है या फिर ये वोट किसके पाले में जाता है 2019 के इलेक्शन और उससे पहले वाले असेंबली इलेक्शंस में, इसका सबसे बड़ा असर होगा। देखना होगा कि तस्वीर क्या निकल करके सामने आती है। स्पेशल एट 4 में आज के लिए बस इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।